ओ माय गॉड बेम्बोला, मैं तुम्हारा क्या करूं? वो शख्स हंसते हुए कहकर अपना हुड सर से उतारने लगा। बेम्बोला वो उससे बड़बड़ा कर शौक से उसकी तरफ देखने लगी, जो शरारत भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। तुम? वो एकदम उसके करीब आकर अपनी उंगली उसके सीने की जानिब करती गुस्से से बोली, जिस पर हसाम मज़ाक़ खेज़ मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर दीवार के साथ अपनी पूंछ लगाकर अपने बाजू सीने पर लपेट दिया। जी बिल्कुल, मैं। वो मज़े से बोला तो हीर उसे घूरने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए हो? तुमने तकरीबन मुझे हार्ट अटैक दे दिया था। वो झुंझुलाते हुए बोली। सॉरी, मुझे लगा इतनी ट्रेनिंग के बाद तुम बहादुर हो गई हो, लेकिन तुम तो आज भी वही मासूमियत का पैकर हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर हीर निगाहें घुमा कर रह गई। जिसका फ़ायदा उठाने में तुम रॉयल से कोई कसर नहीं छोड़ी, वो तल्ख लहजे में बोली। तो हसाम के चेहरे से शोखी पल में गायब हुई थी। है, ये सब छोड़ो, बस इतना बताओ तुम अंदर कैसे आए और क्यों? वो संजीदगी से पूछने लगी। मेरे अपने सोर्सेज हैं और मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। यूनी में तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया है जैसे मैं कोई खतरनाक बीमारी हूँ, इसलिए बस यहाँ चला आया हूँ। वो कंधे उचकाते हुए बोला। और तुम्हें किससे कहा अब मैं तुमसे बात करूंगी? वो सर्द लहजे में बोली। तुम्हारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, वो पुरसुकून लहजे में बोला, जो हीर के तन बदन में आग लगा गया। मेरे पास रास्ता है, और निकलो यहाँ से इसी वक्त, वो तपे लहजे में बोली। मैं कहीं नहीं जा रहा और ना ही तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है, वो आराम से कहकर उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा, जिस पर हीर ने जल्दी से बैग का एक स्टेप लिया। एक मिनट, एक मिनट, तुम क्या करने की सोच रहे हो? वो एक साथ दो कदम पीछे लेते हुए पूछने लगी, मगर वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाकर अपने कंधे के ऊपर डाल गया, जिस पर वो बुकलाकर उसकी पुष्प मुक्के बरसाने लगी कि वो उसे नीचे उतारे। हसाम वजदान, मुझे नीचे उतारो वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। उसके कहने पर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर उसने उसे बेड के ऊपर लिटाया। इससे पहले वो जल्दी से उठी, हसाम ने उसके ऊपर होकर उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रख दिए, जिस पर वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उससे हसाम से ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। अब मेरी बात सुनो, आखिर सुनो तो सही मैं क्या कहना चाहता हूँ। उससे कहने पर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर उससे उसे बेड के ऊपर लिटाया। इससे पहले वो जल्दी से उठी, हसाम ने उसके ऊपर होकर उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रख दिए, जिस पर वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उससे हसाम से ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। अब मेरी बात सुनो, आखिर सुनो तो सही मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब हीर होश में आकर उसके सीने पर मुक्के मारते हुए उसके हसार से निकलने की कोशिश करने लगी, तो हसाम ने उसके दोनों बाजुओं को उसके सर पर ले जाकर उस पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए कहा, लेकिन वो गिरफ्त बस इतनी ही सख्त थी जिससे वो हट ना हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, वह हया और गुस्से के मिले जुले तासुरात में बोली। हीर, नहीं, सुनो तो, नहीं, मेरी तरफ देखो। जब वो नम होती आंखों से अपना चेहरा दूसरी जानिब कर गई, तो वो बेबसी से बोला। नहीं, वो भीगे लहजे में बोली। साथ उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि वो उसके सामने इतनी आसानी से कमज़ोर कैसे पड़ सकती है। तो तुम एक बार मुझे नहीं सुनोगी? आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़कर दूसरे से उसका रुख अपनी जानिब करके उसकी आंखों से आंसू छूटते हुए बोलने लगा, जिस पर वो शिद्दत से नाम ऐसा हिलाने लगी, क्योंकि वो कुछ बोलने की सकत उसमें नहीं थी। हीर, हसाम, मैं नहीं सुनूंगी। कल जितनी तुमने मेरी तस्लील की है मेरे लिए वो ही काफ़ी है। तुम वापस से सॉरी बोलकर क्या नई प्लानिंग कर रहे हो? तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे ऐसा रोता देखकर तुम्हें सुकून आता है? वो आंखों में नमी लिए पूछने लगी, जबकि उसका वजूद हल्का हल्का कपकपाने लगा, जिस पर हसाम ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और उसे छोड़कर उससे दूर हुआ। बताओ ना हसाम, मुझ में क्या हानि है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? ऐसी क्या कमी है मुझ में जो तुम्हारा ये पत्थर दिल मेरे लिए नहीं धड़कता? उसे सकते हुए उससे पूछने लगी, जबकि वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। हीर मेरी, नहीं, तुम बस इतना बताओ मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए अपने दिल में नफरत का जज्बा रखो? हसाब, क्यों करते हो मुझसे इतनी नफरत कि तुम्हारा दिल मुझे सिसकते, तड़पते और पल पल मरते देखना चाहता है? वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोते हुए उसके बोले अल्फाज सुनाते हुए बोली, जो किसी हथौड़े की तरह हर पल उसके सेहन पर वार कर रहे थे। श्श, ऐसा नहीं है, इसी की तो वजाहत देना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे सुन ही नहीं रही। वो उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसके आंसू अपने हाथों से चुनते हुए बोला, जाओ प्लीज़ यहाँ से। वो उसका चेहरा अपने हाथों से झटकते हुए बोली, क्योंकि अब उसे उसके कहे किसी भी लफ्ज़ पर यकीन नहीं था। लेकिन हीर, मेरी बात। हसाम, जाओ। अब की बार वो थोड़े सख्त लहजे में बोली, तो हसाम हंसी से अपनी आंखें बंद कर गया और उठकर दरवाजे की जाने बढ़ गया। मुझे तुमसे नफरत नहीं है हीर,
तुम इतनी प्यारी और मासूम हो, कोई भी इंसान तुमसे नफरत नहीं कर सकता। वो दरवाजे पर रुककर बगैर उसकी तरफ देखे कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी खेल रखना पसंद ना करूं क्योंकि मैं इस दुनिया में किसी भी लड़की को उस ओहदे पर बर्दाश्त ना करूं। तुम तो फिर हीर हो, मेरी हीर, जिसका रुतबा और ओहदा में बहुत ऊंचा है मेरे लिए। मैंने तुम्हें बेहया कहा क्योंकि तुम्हें तुम्हारे शोहर ने एक शख्स से मिलने से मना किया था, लेकिन तुम उसके कहे को टालकर उसी एक आदमी की बाहों में डांस करती हुई मिली, तो उसका बस दिमाग घूम गया और ये कह दिया, मैंने तुम पर आज तक कभी किसी लड़के से मिलने की पाबंदी नहीं लगाई हीर, लेकिन उसके वजूद में मुझे खतरे की बू आती है जो तुम नहीं समझ पा रही हो। मैंने शादी ज़बरदस्ती ज़रूर की थी, लेकिन तुम्हें मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उस सब के पीछे तुम्हारी भलाई छुपी है और तुम्हारे साथ गुजारा हर पल सच्चा था जिसे मैंने तुम्हारे साथ जिया है। वो कहते हुए अपने सर पर हुड डाल गया, जबकि हीर भीगी आंखों से उसकी पुष्ट को देखने लगी क्योंकि वो बस हैरत में गुम हुई सिर्फ उसे सुन रही थी और कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी, जैसे ये कोई ख्वाब हो जो उसके बोलने से टूट जाए। आखिरी बात, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। इसकी वजह तुम्हें सिसकते और रोते हुए देखना नहीं है, बल्कि मैं खुद हूँ तुम्हारे मामले में बहुत सेल्फिश हो गया हूँ, इसलिए तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। तुमसे दूरी मतलब मेरी मौत से भी बदतर जिंदगी जो मैं होने नहीं दूंगा। अगर मुझसे छुटकारा चाहिए तो मेरे मरने की दुआ किया करो। खुदा की कसम, सिर्फ ये मौत ही तुम्हें मुझसे लहदगी दिला सकती है। वो कहकर बगैर पीछे देखे वहां से चला गया, जबकि वो अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर शिद्दत से रोती। आने वाले कुछ दिन हीर और हसाम दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया। हीर का दिल कह रहा था वो हसाम के कहे हर अल्फाज पर आंखें बंद करके ईमान ले आए, मगर उसका दिमाग उसके मुकम्मल मुखालफत कर रहा था। वो उसे वार्न कर रहा था कि ये फिर से कोई नई चाल और गेम हो सकती है, इसलिए दो मीठी बातों में मत आओ। यही वजह थी कि उसे हसाम से बात नहीं की थी, क्योंकि वो दिल और दिमाग की जंग में पिस कर रह गई थी। जबकि दूसरी तरफ हसाम उसे कुछ वक्त दे रहा था ताकि वो संभल जाए और अपनी रजामंदी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। हीर की पुरजोश आवाज सबकी एयरपीसी से टकराई। क्या हो गया? क्या निकला उस फाइल से? कोई काम की खबर है भी या नहीं? सबके मुख्तलिफ सवाल उसके कानों से टकराए। रिलैक्स गाइस, हाँ मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज हल कर ली है और इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है। हीर ने सबको तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, तुम स्क्वाड के साथ मेंशन में आ जाओ, फेस टू फेस इस बारे में बात करते हैं। आसक ने संजीदगी से कहा तो उससे हामी भरकर कॉल बंद कर दी। ठीक 15 से 20 मिनट के बाद वो स्क्वाड के साथ मेंशन में मौजूद थी और इस वक्त सबके सब कॉल में इस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में बैठे हीर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। हीर बोलो भी, आखिर क्या मिला है? शहजाम ने बेसब्री से पूछा। इसमें सिर्फ 2 नंबर्स मौजूद हैं जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है और साथ एक जुमला लिखा हुआ है। वो सबको अपनी नज़र में रखते हुए बोलने लगी। और वो क्या है? वो जब से यहाँ आई थी हसाम ने पहली बार उससे बात की थी। 2 नंबर्स 2203 है, जबकि जुमला अल्फा जल्द ही मर जाएगा, जिसकी वजह से उसका पैर बगैर किसी लीडर के रहेगा। वो आम से लहजे में बोली तो सभी अल्फाज अपने मुंह में धराकर उसका जायका चखने लगे। अल्फा विल डाई सून, व्हाट द हेल डज दैट मीन? शहजाद जेर लब बड़बड़ाया। वेयरवुल्फ की दुनिया में अल्फा अपनी राया का लीडर होता है। हसाम ने पुरसुकून लहजे में कहा तो सब उसकी तरफ देखने लगे। और हमारी दुनिया में ताया अब्बू हमारे लीडर हैं। आसिक ने आहिस्ते से कहा जो मुश्किल से उन सबके कानों तक पहुंचा। वो लोग बॉस को मारने का प्लान बना रहे हैं। इशाल की खोई खोई सी आवाज़ सबके कानों से टकराई। और डॉक्यूमेंट में जो नंबर शामिल हैं उनका क्या मतलब है? कोई कनेक्शन होगा या फिर वो ऐसे ही हैं? एरिक ने परेशानी से पूछा। पता नहीं, क्या तुम लोगों के जहन में कुछ ऐसे हिंसे आते हैं जो बिल्कुल ऐसे ही हो? उधर से हमें कुछ पता चल सकता है। हीर ने सोचते हुए कहा, जिस पर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और किसी के दिमाग में कुछ नहीं आया तो हज़ाक जो हेड सीट पर बैठा हुआ था वो वहां से उठ गया। मैं बाबा से रब्ता करके उन्हें इस मालूमात के बारे में बताता हूँ, हो सकता है उन्हें कुछ इन कोड वर्ड्स के बारे में पता हो। आसिक ने अपने मोबाइल पर वहाद साहब का नंबर डायल किया। और हाँ हीर, अभी तुम्हें और परेशानियां पैदा करनी है ताकि तुम वापस से उस कंप्यूटर तक रिहाई हासिल कर सको। हो सकता है हमें कोई और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। वो कहकर बगैर उसके जवाब का इंतजार किए अपने कान से फ़ोन लगाकर वहां से चला गया। साथ उसने हसाम को बाहर आने का इशारा किया तो वो भी कुर्सी से उठकर उसके पीछे चला आया। एरिक भी एक असाइनमेंट की वजह से जो उसे कल जमा करवानी थी उसे मुकम्मल करने अपने रूम में चला गया। तो फिर यहाँ पर सब कैसा जा रहा है? ईशाल ने हीर से गुफ्तगू आगाज करते हुए कहा। गुड, सब कुछ बहुत आला जा रहा है।
मैंने एक अपनी दोस्त बनाई है जो बहुत अमेजिंग है। दिल करता है हर पल उससे बात करूं, अपनी ज़िंदगी उसके साथ शेयर करूं। उसके अल्फाज पर ईशा ने तकलीफ से उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में जेलसी देखकर हीर के दिल को सुकून पहुंचा। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं, लेकिन वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा यकीन के काबिल है जिन्हें मैं जानती हूँ। वो मज़ीद तंज़िया लहजे में बोली, एनफ इज़ एनफ। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम हियर? तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। तुम्हारा इरादा मुझे हर्ट करने का है, लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रही हो? विशाल ने गुस्से और बेबसी के मिले-जुले तासुरात से कहा, ओह सॉरी, एक्चुअली बाइस टाइम सच कड़वा ही लगता है। वो टोक-टोक लहजे में बोलने लगी, और ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। अभी तुम्हें एहसास नहीं है, जब कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारी पुश पर वार करेगा तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। वो कहकर अपनी कुर्सी से उठ गई और अपनी शर्ट से अनदेखी डस्ट झाड़ने लगी। मैंने कभी तुम्हारी पीठ पर खंजर नहीं घोंपा, और ना ही मैं ऐसा करने का सोच भी सकती हूँ। मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि मैं अपने अपनों की पुश पर वार करूँ, और तुम उन्हीं में आती हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। वो झुंझलाते हुए सच्चाई का मुजाहरा करते हुए बोली, जिस पर हीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। बस भी करो विशाल, मुझे पता है मेरी तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, इसलिए अपने ये नाटक बंद करो। तुम्हें शायद अपने कहे कुछ अल्फाज याद रखने चाहिए, हो सकता है फिर तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। जब उससे इशाल की आंखों में नासमझी देखी, तो वो उससे करीब जाकर आखिरी लाइन का हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोली, और बगैर उसके सुने वहाँ से निकल गई। जबकि इशाल ने गुस्से से पास पड़ी पानी की बोतल ज़मीन पर पटक दी और वापस कुर्सी पर अपना सर पकड़ कर बैठ गई, क्योंकि वो हीर को अपने दिल से दोस्त मानती थी और उसकी अचानक की बेरूही उसके बर्दाश्त से बाहर थी। हीर जब सहन से गुजरकर पार्किंग की जानिब जाने लगी, तो वहाँ हसाम को बेंच पर बैठे देखकर उससे कदम कुछ पल को रुके, मगर फिर वो अपना सर झटक कर आगे बढ़ गई। हीर, हम दोनों के दरमियान चीज़ें कब वापस से नॉर्मल होंगी? वो जो अपने ध्यान जा रही थी, अचानक से हसाम को अपने बराबर चलता देखकर उसके कदमों को ब्रेक लगी। हमारे दरमियान कुछ ऐसा है ही नहीं जो नॉर्मल हो जाए। वो बगैर उसके चेहरे की जानिब देखे बोली, उस दिन तुम्हारे रूम से निकलते हुए जो मैंने तुमसे कहा था, क्या वो तुमने नहीं सुना? वो उम्मीद कर रही थी वो इस बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन उसे डायरेक्ट उसी बात पर आता देखकर उससे अपने लबों को तान से हल्का सा कुचला। जवाब दो। जब उसकी जानिब से खामोशी का दौरानिया ज़्यादा होने लगा, तो हसाम ने फिर से पूछा, हम्म, मैंने सुना। वो उसकी तरफ देखे बिना बोली, और तुम्हें उस बारे में कुछ भी नहीं कहना? नहीं। उसके छोर पर हसाम ने उसकी तरफ एक कदम मजीद बढ़ाया और उन दोनों के दरमियान का बस थोड़ा सा फासला बाकी रहने दिया। पीछे हटो। उससे तकरीबन उससे भीख मांगी, मगर उससे जो थोड़ा फासला छोड़ा था, वो भी एक और कदम लेकर हदम कर दिया। जिस वहीद ने जल्दी से दो कदम पीछे लेने चाहे, मगर वो उसे उसका मौका दिए बगैर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसके लबों पर झुका और उन पर धीरे से अपना लम्स छोड़ा। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि हीर को भी कुछ पल के लिए समझ में नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या है। जब वो होश में आई तो लाल गुलाबी होती उसके सीने पर पंच मारकर उससे दूर हुई। एक बार कह दो कि तुम्हारा दिल वो जज्बात महसूस नहीं करता जो मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो उसको वापस से कमर से पकड़कर खुद की तरफ खींचते हुए बोला, साथ उसके चेहरे को देखने लगा जहाँ मुख्तलिफ रंग बिखरे हुए थे, जबकि हयात से पलकें भी झुकी हुई थीं। नहीं, मुझे अब तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं होता। उससे मजबूत लहजे में झूठ बोला। बेशक ये कहते हुए उसे कितनी तकलीफ सहनी पड़ी थी, लेकिन वो जानती थी असाम बस चला जाए। झूठ? तुम मुझे फील करती हो, इसका गवाह तुम्हारे चेहरे पर बिखरे रंग हैं। वो बेचैनी से बोला, मेरा नहीं यार, और ना ही तुम मेरे लिए कुछ महसूस करते हो। उस दिन भी जो तुमने कहा वो सब झूठ था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से आ जाऊंगी कि तुम आराम से मुझे बेवकूफ़ बना जाओ? उसने अब की बात तलखी से कहा तो वो उसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो गया। तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम मेरी ख्वाहिश हो? वो बेयकीनी से पूछने लगा। बिल्कुल नहीं है। तुम मुझे जितना स्टूपिड समझते हो उतनी भी नहीं हूँ। इस बात पर वो कुछ पल सिर्फ उसे देखता रहा। उससे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर कुछ भी जुबान पर नहीं आया, तो वो अपना मुंह बंद कर गया। उससे वापस से कोशिश की, मगर फिर नाकामी हुई। तुम ठीक कह रही हो। कुछ लम्हों की दिक्कत के बाद वो बोला, वॉट? तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता। पहले ही जितना ड्रामा चल रहा था उसमें बस नमक मिर्च झड़क रहा था ताकि फ्रेश रहे। वो नरमी से हंसते हुए बोला, तो ये जानती थी वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके अल्फाज पर उसका दिल टूटा था, क्योंकि उससे दिल के किसी कॉर्नर में हसाम के अल्फाज सच होने की दुआ मांगी थी। वो कुछ पल उसके चेहरे को देखती रही, जब सुकून से उसका रास्ता छोड़कर दीवार के साथ टेक लगा कर खड़ा हो गया था। वो अफसोस से नाम में सर हिलाकर आगे बढ़ गई।
हीर रुक जाओ यार, लंच का टाइम है, करके ही जाना। आसिक जो बाहर कांच से कुछ बात करके अंदर आया था, सामने से हीर को आता देखकर बोला, नहीं मैं हॉस्टल जा रही हूँ, वहाँ जाकर ही कुछ खाऊंगी। वो तहमुल से बोली, हाजिक मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ अंदर जाकर ज़रा फ्लावर को कह दो खाना बना दे। साम ने उसके करीब आकर कहा, जिस पर हीर आंखें घुमाकर आगे बढ़ गई, जबकि हासिक ने आईब्रो उठकाकर उसकी तरफ देखा जो उसे अंदर जाने का इशारा कर रहा था। वो नाम में सा हिलाकर बगैर कुछ कहे आगे की तरफ बढ़ गया। तुम कहाँ जा रही हो? वो जो यू टर्न लेकर सामने मौजूद पार्किंग एरिया की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी, हसाम के अचानक से बाजू पकड़कर रोकने पर वो एकदम बुकलाई और फिर उसे गुस्से से घूरने लगी। हॉस्टल? क्यों, तुम्हें अब सुनाई भी देना बंद हो गया है? वो चिढ़ते हुए बोली। ओके, तुम कैसे जाओगी? उसके अल्फाज पर हीर का दिल किया अपना सर दीवार में दे मारे। अस्साम, तुम्हारा मसला क्या है? अब तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे हमारी कुछ लम्हात पहले फाइट ही ना हुई हो, जैसे तुमने मुझसे कुछ भी ना कहा हो। कसम से तुम मुझे पागल कर दोगे। यकीन जानो, अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही रहे तो मैं कुछ दिनों में मेंटल हॉस्पिटल एडमिट हो जाऊंगी। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? एक लम्हे पहले तुम मुझे इतनी वहशत सदा करने वाली बातें कर रहे थे, और अब तुम मुझे हॉस्टल तक छोड़ने का मशवरा दे रहे हो। तुम्हारे इस दिमाग के साथ कुछ मसला है क्या? वो उसके दिमाग पर अपनी उंगली रखकर तकरीबन आग बगोला होते हुए कहने लगी, ठीक है, हर इंसान का दिमाग कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ एक पजल है, ऐसी पजल जो कोई साइंटिस्ट भी हल ना कर सके। कसम से मुझे कभी कभी लगता है तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ही अल्लाह ने उल्टे फिट किए हैं। मैंने कुछ भी वहशत ज़्यादा करने वाला नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता, जैसा दावा तुमने बाज़ाते खुद किया था। बस तुम्हारे कहे अल्फाज दोहराए थे। दूसरी बात, मैंने तुम्हें हॉस्टल छोड़ने की ऑफर नहीं की थी, बस इतना पूछा है किसके साथ जा रही हो। उसके अल्फाज पर हीर का सर तकरीबन चकराने लगा। अगर इससे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तो मेरे पीछे पीछे क्या लेने आता है? क्या इस शख्स के पास मुझे टॉर्चर करने के अलावा कुछ नहीं है? वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए सोचने लगी, क्या किया है मैंने? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? वो सर लहजे में बोली। क्या? वो नासमझी से पूछने लगा। यही, मुझे टॉर्चर करना। क्या मैं तुम्हें इतनी नापसंद हूँ कि तुमने नए तरीके से मुझे हर्ट करते हो? मैंने तो कभी नहीं कहा तुम मुझे नापसंद हो। वो उससे करीब आकर उसकी गाल को अपने हाथों की पूंछ से सहलाते हुए बोला, जो हीर बेदर्दी से दूर झटक गई। तुम वैसे ही खुद को आसान टारगेट बना लेती हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे अल्फाज की गहराई को जानो तो कभी मुझे खुद से दूर करने का ना सोचो। वो हाथ की जानिब इशारा करते हुए बोला, जो हीर ने कुछ देर पहले झटक दिया था, जिस पर उसे घूरती हुई बगैर कोई जवाब दिए अपनी कार की तरफ बढ़ गई। और इस बार सामने भी उसे नहीं रोका। वो सिक्योरिटी टीम के साथ अपने हॉस्टल की जानिब चली गई तो वो भी सांस खींचकर वापस मेंशन की जानिब बढ़ गया। वो सीधा मीटिंग रूम में गया, जहाँ आशाल अभी भी काफ़ी परेशान बैठी थी। क्या हुआ है, ऐसी क्यों बैठी हो? इससे पहले वो उससे पूछकर शहजाम ने कमरे में दाखिल होकर पूछा, जो अभी अभी हाजक से बात करके आ रहा था। तुम्हारी बहन, कसम से उसमें इतनी अकड़ आ गई हुई है, ना कि सामने वाली की लावजह इंसल्ट करके चली जाती है। पता नहीं उसकी प्रॉब्लम क्या है, जब भी बात करती है ऐसा लगता है सुर्ख मिर्चें उससे चबाई हुई हूँ। वो गुस्से से बोले तो हसाम और शहजाम उसके गिर्द खड़े हो गए। कसम से वो पहले ऐसी नहीं थी। वो खुशी से हम सबको अपनी ज़िंदगी में कबूल कर रही थी, लेकिन जब मैं उसे बॉस के मेंशन में लेकर गया तो सब बदल गया। पता नहीं उसके बाद उसे क्या हो गया है। मुझसे भी पहले की तरह हंसी मजाक नहीं करती। समझ नहीं आता ऐसा क्या बदल गया। एक मिनट, तुमने कहा बॉस के मेंशन? तुम उसे किस दिन वहां लेकर गए थे? सामने एकदम नुक्ते मिलाए थे। उसके जहन में भी हीर के अल्फाज अभी ताज़ा थे कि वो उसे मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, यही कोई मौसम सरमा के आखिर में। ओ कम ऑन यार, मैंने एग्जैक्ट तारीख पूछी है, वो बताओ। तुम बता सकते हो, कोशिश तो करो। ओके ओके रिलैक्स। मैं उसे नानी से मिलवाने लेकर गया था उस दिन जब तुम अपनी ट्रिप से वापस आ रहे थे। और वहाँ क्या हुआ था, मुझे पूरी तफसील चाहिए। जब उसे सारे डॉट सही जगह जाते हुए लगे तो वो बेसब्री से बोला, हम नानी माँ के साथ बात कर रहे थे, फिर वो वॉशरूम में गई। जब वापस आई तो उसका चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसने आते ही घर वापस जाने का हुक्म जारी किया और मैं उसे लेकर चला गया। शहजाम ने उस दिन को याद करते हुए सबको बता दिया। डैम इट! शहजाम ने गुस्से से कहकर करीब ही दीवार पर जोर से पंच दे मारा। तुम्हें क्या लगता है हीर ने उस दिन सब सुन लिया था? विशाल बामुश्किल बोल पाई। ऑफ कोर्स, इसीलिए वो उस दिन मुझसे रिश्ता ख़त्म करने का बोल रही थी। और मैं जानता हूँ ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होगा, बल्कि बड़े बाबा को सोचा समझा प्लान होगा। उन्होंने जानबूझकर ये किया है ताकि हीर हमसे दूर होकर
और भी कॉन्फिडेंट और बहादुर हो जाए, वो लोगों पर डिपेंड ना करे बल्कि खुद रास्ते बनाए। सामने सोचते हुए कहा, लेकिन हम ये सब कैसे ठीक करेंगे? मेरी दोस्त है वो, मुझे वापस चाहिए। आई रियली लाइक हर। ईशान मिनमिनाई। हम सब ठीक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हम जितना यकीन दिलाएंगे वो उतनी बेतबारी दिखाएगी। मैं उसे मनाऊंगा ज़रूर, लेकिन अपने तरीके से। तब तक तुम उसकी फिक्र छोड़ो और जो हमारे आसपास मसाइब बिखरे हैं उन पर फोकस करो। वो दो टोक लहजे में कहकर वहां से चला गया। कोई मुझे बताएगा आखिर यहाँ क्या हो रहा है? शहजाब जो तब से नासमझी से उन दोनों को सुन रहा था फाइनली बोला, बाद में शहजाब, अभी मुझे जाना है। विशाल कहकर जल्दी से वहां से चली गई। इन लोगों को सच में मिस्ट्री और ड्रामा से बहुत ज्यादा लगाव है। वो भी जेरेला बड़बड़ाकर वहां से चला गया। व्हाट्सअप। रीड ने पीछे मुड़कर देखा तो हंटर वहां खड़ा था। तुम कहाँ से टपक पड़े हो? तुम कोई भूत हो? माइंड रीडर या फिर कुछ और? वो आईब्रो उचकाकर पूछने लगी। काश मैं माइंड रीडर होता। इस तरह कम से कम मुझे अंदाजा तो होता तुम्हारे इस दिमाग में चल क्या रहा है। वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरे ज़हन में चलते ख्याल जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते। इससे तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम उनसे दूर ही रहो। क्या ये ख्यालात रॉयल फैमिली के बारे में है? उसे संजीदगी से पूछा जबकि उसकी आंखों में सख्तियां समाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ न्यू आई हूँ और उन लोगों से इससे पहले कभी मिली भी नहीं। केर ने सफाई से झूठ बोला। बी केयरफुल हेलेना। उस फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। ये दूसरे लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स की भी परवाह नहीं करते। इससे तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इन लोगों से दूर ही रहो। तुम जितना उनके करीब जाओगी वो उतना ही तुम्हें हर्ट करेंगे। वो उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें कैसे बताऊं, मैं पहले ही इनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी हूँ और वो लोग इमोशनली कितने तकलीफ देते हैं ये भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। वो दिल ही दिल में बोली, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? वो अपनी सोचों से बाहर निकलकर उससे पूछने लगी। मैं ये सब अपने तजर्बे से कह रहा हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं नहीं चाहता तुम उन लोगों में पढ़कर किसी मुश्किल को अपने गले लगाओ। उसे वार्न करता हुआ बोला। जसवाहिर अपनी आंखें घुमाकर रह गई। वो पहले ही इतने मसाइब को अपने गले लगा चुकी है, भला अब मशवरे देने का क्या फ़ायदा। और साथ ही उसके ख्यालात असाम की जानिब चल पड़े कि अगर उससे उसे हंटर के साथ देख लिया तो पता नहीं अब की बार क्या करेगा। तुम ठीक हो? जब उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो हंटर ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। बस हॉस्टल जाकर कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ। उससे जल्दी से बोला तो हंटर को उसकी बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन उससे हाँ में सर हिलाया। ओके स्वीट फ्रेंड, बाय, टेक केयर। वो उसके गाल खींचकर आगे बढ़ गया, जबकि वो शौक से अपने गाल को छूने लगी। साथ ही शर्मिंदगी से उसके गाल दुखने लगे।